हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आज आपके लिए लाया एक नया टॉपिक जहां पर हम लोग डिस्कस किया जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3। चैप्टर 3 की अगर बात किया जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस यहाँ से जो क्वेश्चंस पेपर पूछे जाएंगे वो लगभग 5 से 6 मार्क्स का होगा। मतलब एक का अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आना ही आना है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि ग्राफ आपको बनाना होता है। इसलिए ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता ही आता है ग्राफ बनाने के लिए, या तो फिर आपका कुछ ग्राफ दिया हुआ रहेगा और केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब कि 3 मार्क्स या तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन एक यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लाया है एक ऐसा आपके लिए गोल्डन चांस है जहां पर आप एनसीईआरटी का कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि आपको हमारे चैनल पर डेली विजिट करना है शाम 7:30 बजे मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली आपको विजिट करना है, जहां पर आपको हमारे जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइजेज वगैरह है, जो भी एग्जाम्पल्स है, इन सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो इससे फायदा यह होगा कि आपका प्रिपरेशन में, जो भी बच्चे 2026 के बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उनके प्रिपरेशन में उनके नॉलेज को और इन्हांस करेगा, जिससे उनका बोर्ड एग्जाम में और बेहतर नंबर आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर अपने दोस्तों तक भी हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे आपके दोस्त को भी फायदा हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट पॉइंट डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करेगा शाम 7:30 मंडे से लेकर सैटरडे तक, जहां पर एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल्स, एक एक एक्सरसाइज, है ना, जितने भी छोटे छोटे थ्योरी हैं वो एनसीईआरटी का कंप्लीट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो चैप्टर आज का होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रियल नंबर देख चुका है और पॉलिनोमियल देख चुका है। अगर जो बच्चों ने नहीं देखा है तो वह हमारे चैनल पर जाएं एक बार, और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल होगा, है ना, फ्रॉम सेशन 25 to 26 इस तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। रियल नंबर के लिए अलग होगा, है ना, पॉलिनोमियल के लिए अलग प्लेलिस्ट होगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियो पर, है ना। हमारे चैनल पर रियल नंबर का और पॉलिनोमियल चैप्टर का ऑलरेडी प्लेलिस्ट के रूप में हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। आज का हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर 3, है ना, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। और ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाने के लिए। और मैं बोला भी कि ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए, ग्राफ को इंटरप्रेट करना चाहिए ढंग से, ताकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मतलब कहीं भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ग्राफ बेस्ड, है ना। चलिए, तो आज इसका स्टार्ट किया जाए टॉपिक और देखा जाए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे लिखा गया लीनियर इक्वेशंस। तब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है सर? तो एक ऐसा इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होता है एक्स प्लस बी बाई, है ना, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, उसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहली बात, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट आर रियल नंबर, आर रियल कर सकते हो या तो फिर आप बोल सकते हो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, कांस्टेंट होगा, साथ साथ कॉन्स्ट आर रियल नंबर एंड इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अब देखिए, अब बोला जाएगा सर यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया लीनियर का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, लीनियर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बताया था चैप्टर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल था। याद करो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री एक होता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी लगता है कि उसी के जैसा कुछ लग रहा है देखने में। क्या, ये देखो, मैं भी बताया कि एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा उसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। अब लीनियर क्यों बोला गया? लीनियर इसलिए बोला गया क्योंकि देखो एक्स का पावर ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा गया है इक्वल टू 0। तो देखो एक्स का पावर कितना है, 1 है। अब बाई का भी पावर कितना दिया गया, 1। दोनों वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स इसके अंदर लिखा गया है, उन दोनों वेरिएबल का पावर 1 है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट। जैसे आप देख सकते हो कि दोनों ये स्टेटमेंट इक्वल है, इसलिए सो दिस इज एन इक्वेशन।
इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल क्या है कहने का मतलब, जैसे देखो यहाँ पे एक्स लिखा गया और क्या लिखा गया, बाई लिखा गया। तो एक्स और बाई जो है वो वेरिएबल होगा, एक्स एंड बाई आर वेरिएबल, वेराज ए बी सी आर कांस्टेंट। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर से मेरी बातों को सुनो आप, लीनियर कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, क्योंकि जो भी वेरिएबल आप इन्वॉल्व करोगे इक्वेशन में उसका डिग्री एक होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसका डिग्री एक होगा, साथ साथ वेरिएबल्स कितने होंगे, दो होगा, है ना। तो इस तरह के इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा जाता क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हाँ या ना, चलो आप देखो। तो पहले तो यह चेक करो कि देखो ये टू वेरिएबल है, कैसे है, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, एक्स और कौन सा है, बाई है, दोनों का पावर कितना है, 1, इसलिए सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब अगर ऐसा लिख दिया होता, अगर कोई बच्चा इस तरह से लिख देता 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आंसर इज यस और नो। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज एक्स, और पावर कितना दिया गया, 1। इसीलिए ये जो इक्वेशन लिखा गया है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। क्यों, है ना, इन वन वेरिएबल। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो लीनियर का मतलब एक्स के पावर कितना होना चाहिए, 1, साथ साथ इन वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स लिखा गया, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे एक और एग्जांपल देखा जाए, अगर मैं यहां पर लिख देता इस तरह से, ले देता हूं यहां पर 3x टू द पावर 2 प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। आपसे पूछा जाता कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आंसर इज यस और नो। तो देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स भी है बाई भी है, लेकिन एक्स के पावर कितना लिखा गया, 2 लिखा गया है। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए जैसे एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। आपसे फिर से पूछा जाता है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। चलो देखो दो वेरिएबल तो है, एक्स और बाई है, लेकिन बाई का पावर कितना दिया गया, 2, है ना, यानी कि एक्स और बाई दोनों का पावर 1 होगा, साथ साथ दो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, तब उससे बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन आप लिखोगे तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब इस रूप में रहे 3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स और बाई के जगह पर एम एन पी क्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, जैसा जहां पे मैं लिख देता हूं एम, जैसे आप लिख दो यहाँ पे 4m माइनस 3n प्लस 8 इक्वल टू 0। मतलब एक्स और बाई के जगह पर आप दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, पी क्यू भी लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल लिखा जाए 8p माइनस, है ना, माइनस 9q प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब यहां से इतना डिस्कशन करने के बाद यह बात तो क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो एक ऐसा इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, साथ साथ जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उन दोनों का डिग्री 1 होगा, दो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उन दोनों का वेरिएबल का पावर 1 होगा। एक ऐसा इक्वेशन जो दो वेरिएबल में इन्वॉल्व होगा, साथ साथ दोनों वेरिएबल का पावर 1 होगा, तो उस तरह के इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अगर मान लीजिए पूछ देता आपसे 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या हो सकता है, आंसर इज यस, लिख सकते हो आप 3x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 3 वेरिएबल में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y और कौन सा वेरिएबल आ गया, z आ गया। सो 3 वेरिएबल हो सकता है, 4 वेरिएबल हो सकता है, 5 वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हमारा चैप्टर है वो लिमिटेड है, दैट इज ओनली टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अब देखिए इसके बाद देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे क्लास 9th में पढ़ना था, है ना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक्स और बाई का वह वैल्यू, एक्स और बाई का वह वैल्यू, अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स और बाई होगा, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसका वह वैल्यू, है ना, जिसके लिए गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, वही उसका कहलाता है सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं x माइनस बाई प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस बाई प्लस 4 इक्वल टू कितना लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए।
अब आपसे पूछा जाता है कि है ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से समझ लो आप कि यहाँ पे एक खाली डब्बा है, यहाँ पे खाली डब्बा है, यहाँ पर +4 है, इक्वल टू क्या लाना है, 0 लाना है। तब आप खुद सोचो कि इस खाली डब्बा में क्या क्या ऐसा डिजिट रखा जाए जिसके कारण से, है ना, इस डब्बा में लिखोगे, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 4 के साथ ऐड होगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो सोचिए, आप दिमाग लगाइए, यहाँ से एक बच्चा सोचना चालू कर देता है, तो वो क्या सोचता है कि सर हम x का वैल्यू -1 लेंगे और y का वैल्यू कितना लेंगे, -3। अब इससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फायदा क्या होगा कि इस डब्बा में आप रख दो -1, यहाँ पर रख दो यहाँ पे आप रख दो +3, क्या ना, यहाँ पे क्या रख दिया जाए, +3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, मतलब ओवरऑल जब सिंप्लीफाई करोगे कितना आ गया, -1, और फिर क्या लिखोगे, -3 + 4, मतलब इसका वैल्यू आ गया -4 + 4 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। बोले सर ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जब इस x और y का वैल्यू को रखा गया तो वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाई हो गया मतलब क्या हो गया कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे आप ले लो यहाँ पे x का वैल्यू लिया जाए 8 और y का वैल्यू ले लो आप 12, 8 का वैल्यू, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 12। चलिए अब फिर से देखो, एक डब्बा था यहाँ पर, तो इस डब्बा में आप क्या लिख दिया 8 और इस डब्बा में क्या रख दिया 12, अब +4 इक्वल टू 0 लाना था। देखो आप 8 में से 12 गया तो कितना बच गया, -4 + 4 इक्वल टू 0, मतलब फिर से इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि कहा जा सकता है कि x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 12 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या मतलब क्या होता है बच्चों, कि वैल्यू ऑफ x और y, द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द गिवन लीनियर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, मतलब x और y का वैसा वैल्यू जिसके लिए LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा जब आप उस x और y के वैल्यू को इक्वेशन में रखोगे। ठीक है ना, और उसी को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहा जाता है। चलिए जैसे देखिए, अब देखिए एक बहुत ही रिमार्केबल बात है ना, क्लास 9th में ये चीज पढ़े होगे आप, कि बहुत ही रिमार्केबल बात है, मैं मार्क करता हूं। देखिए, फॉर ए सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होना चाहिए, है ना, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इनफाइनाइट। कहना क्या चाहता है बच्चों, कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया गया, जैसे अभी मैं थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था x - y + 4 इक्वल टू 0, अब इसका दो सॉल्यूशन आया था, याद करो आप, x इक्वल टू 1 आया था और y इक्वल टू कितना आया था आपका 3 आया था। ठीक है, पहला सॉल्यूशन मैं लिखा था, एक और सॉल्यूशन लिखा था मैं, है ना, एक सॉल्यूशन और लिखा था कि x का वैल्यू कितना लिया गया था, है ना, याद करो, तो x का वैल्यू कितना लिया गया था, है ना, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू कितना था 12। ठीक है ना, यानी कि x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी कि मिला जुला करके इस तरह से बात किया जाएगा तो बहुत सारा ऐसा x और y का वैल्यू जिससे आप रखोगे तो LHS और RHS का वैल्यू दोनों इक्वल होगा, और उन सारे वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया होगा तो उस तरह के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो ये रिमार्केबल बात है, इसको आपको क्या कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। चलिए इसके बाद देखिए ग्राफिकल मेथड, देखिए ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तो यानी कि देखो एक्चुअली में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो तरीका अपनाया जाता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो तरीका होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल in 2 variable is given by 2 method, is given by 2 method। दो मेथड एक्चुअली में अप्लाई किया जाता है। कौन कौन सा वो मेथड है, तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो दो मेथड होता है। पहला हो गया ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड हो गया, ठीक है, और सेकंड वन होता है उसे बोला जाता है अलजेब्रिक मेथड। कौन सा बच्चों, अलजेब्रिक मेथड हो गया, ठीक है, अलजेब्रिक
मेथड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में दो दो मेथड हम लोग को पढ़ना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो अभी फिलहाल हम लोग अलजेब्रिक मेथड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात किया जा रहा है? ग्राफिकल मेथड के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ से भी किसी किसी लीनियर बहुत सारे जितने भी इक्वेशंस दिए होंगे उसका आप ग्राफ से भी बना सकते हो, ठीक है ना। और इसी के बारे में आज का डिस्कशन होगा, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और मैं इसे मार्क करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से बनते हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूं VVI। यहां से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, लिख कर ले लो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है ना। 2026 के बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है यहां से क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से, है ना। चलिए अब देखिए, जैसे देखो अब बात किया जाए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो दो तरह का होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। एक कंसिस्टेंट होता है और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट किसे कहा जाता है और इनकंसिस्टेंट किसे कहा जाता है? मतलब अगर मैं बात करूं सबसे पहले इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है बच्चों? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि जब दो इक्वेशंस दिया हुआ होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं बात करूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। और बच्चों अगर बात किया जाए कि सर कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहले इनकंसिस्टेंट किसे कहा जाता है उसे आप देख लो, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंट क्या हो गया, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, है ना। कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट क्या होगा बच्चों? तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका है ना, दो ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट, ठीक है ना। फिर से, दो ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट। और जहां पर हम लोग इक्वेशन है ना वैल्यू ऑफ एक्स और वाई नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है उसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक और बात होता है, डिपेंडेंट होता है। कौन सा होता है? डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट किसको बोला जाता है ना। तो डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया कि वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, है ना। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, उसे बोला जाता है आपका है ना डिपेंडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट, ठीक है ना। द पॉइंट टू बी नोटेड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर होता है तो उसे बोला जाता है डिपेंडेंट। फिर से सबसे पहले मैं बताया आपको इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया कि वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है उसे बोला जाता है आपका इनकंसिस्टेंट। फिर कंसिस्टेंट क्या हो गया? वैसा है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट। और वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो जिसका इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, मतलब ढेर सारा सॉल्यूशन होता है, उसको बोला जाता है डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट इनकंसिस्टेंट, सॉरी, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। डिपेंडेंट कौन सा होता है बच्चों? कंसिस्टेंट होता है ना। आपका डिपेंडेंट मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो हो गया वो कौन सा हो गया? कंसिस्टेंट। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो भी मैं बात बताया इसे थोड़ा सा लिखा जा सकता है कि अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो कितने तरह का हो गया? है ना, दो तरह का हो गया, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? तो देखिए आ जाइए, है ना। तो एक हो गया कौन सा? कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया आपका? इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए, और कंसिस्टेंट का एक और फर्दर पार्ट बना, वो कौन सा था? आपका डिपेंडेंट हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? डिपेंडेंट हो गया, ठीक है।
तो डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट बोलेंगे। और इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया बच्चों, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, यानी कि कंसिस्टेंट का भी दो तरह का सॉल्यूशन होता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, कौन सा हो गया आपका, हो गया यूनिक सॉल्यूशन। और एक हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। फिर से मेरी बातों को सुनिएगा, है ना। तो सॉल्यूशन, है ना, अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो देयर आर टू टाइप्स होता है। कौन कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, और कौन सा हो गया, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का भी दो पार्ट हो गया, यूनिक हो गया, और कौन सा हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का एक और नाम हो गया, दैट इज डिपेंडेंट। इसी का दूसरा नाम है आपका डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। चलिए फिर से, है ना, अगर बात की जाए सॉल्यूशन के बारे में, तो दो तरह का होता है, कंसिस्टेंट और कौन सा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, है ना। फिर अगर बात किया जाए कंसिस्टेंट के बारे में, तो कंसिस्टेंट का भी कितने ब्रांच है, दो ब्रांच है ना। एक यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा हो गया आपका, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, डिपेंडेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट अगर बात किया जाए इन सभी के ग्राफ के बारे में, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्राफिकली, सर कैसे पता चलेगा, तो देखो अगर आप ग्राफ बनाओगे, तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ जो होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग होता है। फिर से, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, द ग्राफ ऑफ यूनिक सॉल्यूशन विल बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है। यानी कि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे है ना यूनिक सॉल्यूशन का, तो उसका ग्राफ जो है एक दूसरे को कट कर जाएगा यूनिक पॉइंट पे, ठीक है ना। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर बात किया जाए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ जो होता है बच्चों, वो कोइंसिडेंट होता है। मतलब एक जब ग्राफ बनाओगे, दो दो इक्वेशंस दिया होगा, दोनों को दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट। क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट ग्राफ होगा, इसका कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। और अगर बात किया जाए नो सॉल्यूशन वाला, तो इसका ग्राफ जो होगा बच्चों, वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। कैसा होगा, पैरेलल होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। कि यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है। यूनिक सॉल्यूशन का कैसा ग्राफ होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। अभी मैं थोड़ा देर के अंदर मैं दिखाता हूं सबका ग्राफ बना बना करके, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन का कैसा ग्राफ हो गया, इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो कोइंसिडेंस होता है, कोइंसिडेंट होता है। वही अगर बात किया जाए नो सॉल्यूशन का, तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, पैरेलल होता है, ठीक है। फिर से, सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो पार्ट आ गया, यूनिक और कौन सा हो गया आपका, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ होता है आपका इंटरसेक्टिंग। और अगर बात किया जाए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, कोइंसिडेंट होता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर बात किया जाए नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का दूसरा नाम नो सॉल्यूशन, और उसका ग्राफ कैसा होता है, तो पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अलजेब्रिक, है ना, मैथमेटिकली। अब अलजेब्रिकली कैसे पता चलेगा सर कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ना। तो देखो अब मैं बात करूं यहां से, तो अलजेब्रिकली कैसे पता चलेगा, देखो दो इक्वेशंस दिया होगा एक्चुअली में। मैं पहला इक्वेशन लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन लिख दिया जाए, है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है। क्या कर लेना है, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है। यदि इफ अगर ऐसा आ जाता है, इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो उसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलोगे आप, यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। और यदि आ जाता है ऐसा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसे बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहलाएगा ये, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। और यदि ऐसा आ जाता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इससे बोला जाता है बच्चों नो सॉल्यूशन। और अभी मैं बताया, एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिएगा
कि यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो इंटरसेक्टिंग, कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग। इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो कोइंसिडेंट, मतलब एक का ग्राफ जो है दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। और नो सॉल्यूशन का कैसा ग्राफ होता है, तो पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अलजेब्रिकली कैसे पता चलेगा, तो कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाएगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उससे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाता है, तो उससे बोला जाता है इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशन। और यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाता है, तो उससे बोला जाता है नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। और यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, तो इंटरसेक्टिंग होता है। ठीक है ना। यदि इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो कोइंसिडेंट होता है ना। नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। अब इसमें से अगर मैं बात करूं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशन को दूसरा नाम है, दैट इज कंसिस्टेंट, भी इसी को बोला जाता है। ठीक है ना। और या ये आप जो लास्ट वाला देख रहे हो जिसमें सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको लगता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, तो इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशन का दूसरा नाम दैट इज डिपेंडेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, आई थिंक ये जो बोर्ड पर लिखा गया अभी वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए देखिए, इसके बाद देखिए, है ना, देखो क्या लिखा गया, इफ द ग्राफ ऑफ लाइन इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। मैं अभी बताया कि अगर दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे और दोनों का ग्राफ अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाता है, if the graph of lines intersect in a single point, then the pair of equations has unique solution। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना। यानी कि फिर से अगर पेयर ऑफ ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाता है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इंटरसेक्टिंग होता, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि यहां से आप सपोज कर लो कि x का वैल्यू है ना, ये कोऑर्डिनेट आ गया 2,3, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 जो होगा वो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन कहलाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, है ना, क्या दिया गया है, इफ द ग्राफ ऑफ, ठीक है, जो मैं अभी बताया उसी को लिखा गया है, इफ द ग्राफ ऑफ लाइंस आर पैरेलल। अगर ग्राफ ऑफ लाइंस कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है ना, देन द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। और इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, तो एक दूसरे का पैरेलल होगा। ये पहला इक्वेशन का ग्राफ होगा और ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ होगा, और एक दूसरे का कैसा होगा, पैरेलल होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, थर्ड नंबर, इफ द ग्राफ ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे पर कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसी लाइन पर फिर से एक और ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना। देन द इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, या तो इसको कंसिस्टेंट भी आप बोल सकते हो, है ना, पेयर ऑफ इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है। चलिए, यानी कि ये सब हो गया आपका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। और अलजेब्रिकली कैसे पता चलोगे, तो कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशन। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो नो सॉल्यूशन इसे कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब देखिए, टेबल जो भी मैं पढ़ाया वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा गया है, तो मैं भी सेम टेबल चिपका दिया हूं। देखिए क्या लिखा गया है। ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं अभी बताया आपको कि है ना, कि पेयर ऑफ लाइंस दिया गया। देखो यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस मतलब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, अभी तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं मैं बताया हूं, लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताऊंगा तब वहां पे चीजें और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखिए, अब अलजेब्रिकली देखो, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 का वैल्यू निकाला गया है। देखिए आप यहाँ से पहला इक्वेशन में क्या लिखा गया था बच्चों, तो पहला इक्वेशन में दिया गया है, पहला इक्वेशन को देखो क्या लिखा गया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या लिखा गया था, 3x प्लस
4 बाई, है ना, -20 इक्वल टू कितना लिखा गया है, 0 लिखा गया है। चलिए अब यहां से आप फाइंड आउट कर लो, ये a1/a2 b1/b2 इन सभी का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। चलिए आप देखिएगा तो फाइंड आउट किया जाए, यहां से लिखो, यहां से a1/a2, तो a1 मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन कौन सा हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इन इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशंस में अगर बात किया जाए, a1/a2, a1 मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। a2 मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन। मतलब आप लिखो a1/a2, तो देखो कोफिशिएंट कितना लिखा गया, 1। ठीक है, इसलिए 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना लिखा गया, 3, तो 1/3। फिर आप लिख दो यहाँ से b1/b2, b1/b2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो b1/b2, b1 मतलब क्या हो गया बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑफ सेकंड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब b2 मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑफ सेकंड इक्वेशन, है ना, तो यानी कि -2/4 कट गया, तो कितना आ गया बच्चों, -1/2। अब आप देखो यहां से तो क्या पाते हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलो अब खुद सोचो ना, इतना क्या सोचना है कि 1/3 और -1/2 क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। यानी कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो उसे क्या बोला जाता है, तो आप खुद सोचो क्या बोला जाता है ना, आपका हो गया यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग। यानी कि अगर मैं बात करूं इन दोनों इक्वेशंस के बारे में, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग होगा। और सॉल्यूशन किस तरह का होगा, यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहां पे लिखा गया है यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगा। चलिए जब ऐसा आएगा तो ठीक है, तो ये हो गया पहला इक्वेशन के लिए। देखिए अब सेकंड इक्वेशन में देखो क्या लिखा गया है। देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा गया था बच्चों, तो सेकंड इक्वेशन देखो क्या लिखा गया है। सेकंड इक्वेशन में लिखा गया है आपका 2x + 3y -9 = 0 लिखा गया था। और क्या लिखा गया है, 4x + 6y -18 = 0 लिखा गया था। चलिए अब फिर से आप फाइंड आउट कर लो यहाँ से a1/a2 का वैल्यू। तो a1 मतलब क्या हो गया, a2 मतलब क्या हो गया, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो फिर से सुन लो आप। a1 मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। a2 मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2/4, दोनों कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। फिर से आप फाइंड आउट कर लो यहाँ से b1/b2, तो b1 कितना हो गया, देखो बच्चों, तो 3/6 कितना आ गया ओवरऑल 1/2। फिर आप फाइंड आउट कर लो c1/c2 यानी कि -9/-18, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। मतलब यहां से अगर बात किया जाए तब आप क्या देखते हो कि a1/a2 का वैल्यू, b1/b2 का वैल्यू, c1/c2 का वैल्यू सब का बराबर है, और किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। और खुद सोचो कि जब ऐसा होता है तो क्या बोला जाता है, तो आप खुद बोलिए, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, इस तरह के इक्वेशंस को बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। इसका एक और नाम तो डिपेंडेंट भी होगा, ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशंस कितने हो गए, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इंटरसेक्टिंग बनता है। चलिए अब देखिए इसके पॉइंट्स के बारे में। देखो यहाँ पे क्या पाते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, कोइंसिडेंट होगा। कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। और इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का एक और नाम बताइए, तो डिपेंडेंट, है ना। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट होता है। कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो कोइंसिडेंट होता है, दो लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन इसी के ऊपर बन जाएगा, ओवरलैपिंग ग्राफ होगा। चलिए इसके बाद देखिए लास्ट वाला क्वेश्चंस देखा जाए, है ना, है ना। थर्ड नंबर में देखा जाए क्या लिखा गया है। देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया गया था, है ना। आपका इक्वेशंस लिखे गए थे। पहला इक्वेशन लिखा गया है x + 2y -4 = 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया था बच्चों,
2x प्लस 4y-12 इक्वल टू 0 लिखा गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए अब आप देखो यहां से फिर से फाइंड आउट कर लो a1/a2, तो अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। a1/a2, a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, सॉरी a1/a2, तो a1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आप फाइंड आउट कर लो यहाँ से b1/b2, तो b1/b2 क्या हो गया बच्चों, तो 2/4, देखो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ गया आपका 1/2। फिर आप यहाँ से लिख दो c1/c2, तो c1/c2 यानी कि -4/-12, दोनों कट गए, तो कितना आ गया आपको 1/3 आ गया। मतलब यहाँ से आप क्या देखते हो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू कौन सा, c1/c2, और इस तरह के इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, नो सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, नो सॉल्यूशन, या तो फिर इनकंसिस्टेंट। ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है ना, चलिए आप देखिए यहां से, तो देखिए यहां से, है ना, तो क्या हो गया आपका पैरेलल हो गया ग्राफ, है ना, यहाँ पे बराबर नहीं पा रहे थे, और किस तरह का हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाया गया। ठीक है ना, कि अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, तो कितने तरह का होता है बच्चों, दो तरह का होता है, एक कंसिस्टेंट होता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट में कौन सा हो गया, यूनिक हो गया, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट भी बोला जाता है। ठीक है ना, और यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल। और अलजेब्रिकली कब पता चलेगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो उससे बोला जाता है आपका, है ना, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। है ना, अगर बात करें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ग्राफ कैसा होगा इसका, तो कोइंसिडेंट होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप करेगा। और थर्ड पॉइंट में अगर बात किया जाए नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1/c2। और इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो एक दूसरे का पैरेलल होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखा, और अगले क्लास में मैं मिलूंगा जहां पर मैं ग्राफ का डिस्कशन, ग्राफ जितने भी हैं आपका एनसीईआरटी बुक में जितने अभी दिया गया उसका डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, जहां पर आपके लिए हमेशा लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली शाम 7:30 बजे हमारे चैनल पर जरूर विजिट करना है, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।